नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आन्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में जिला देहरादून पहले स्थान पर है, जबकि प्रदेश का जिला उत्तरकाशी मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में दूसरे स्थान पर है। ये तीसरा मौका है कि मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में देहरादून पहले नंबर पर है। बीते वर्ष अगर बात करें, बीते वित्त वर्ष में 4,708 परिवारों को जिलों में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कुल 25,268 जो है परिवारों का मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ है। राजधानी देहरादून में मनरेगा योजना का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। इसका अंदाजा 100 दिनों का रोजगार करने वाले परिवारों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बीते 3 वित्त वर्षों से देहरादून प्रथम स्थान पर है। वित्त वर्ष 2022-23 में 3,381, 2023-24 में 3,381 और 3,257 और 2024 और 25 में 4,703 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में जिलों का प्रदर्शन। देहरादून में 4,703 परिवारों को मिला रोजगार। उत्तरकाशी में 4,524 परिवारों को दिया गया रोजगार। अल्मोड़ा में 1,584 परिवारों को मिला लाभ। बागेश्वर में 1,321 परिवारों को मिला रोजगार। चमोली में 1,449 परिवारों ने हासिल किया रोजगार। चंपावत में 1,644 परिवारों को दिया गया रोजगार। हरिद्वार में 1,367 परिवारों को मिला लाभ। नैनीताल में 1,049 परिवारों को मिला रोजगार। पौड़ी गढ़वाल में 1,487 परिवारों को मिला मनरेगा का लाभ। पिथौरागढ़ में 1,729 परिवारों को मिला रोजगार। रुद्रप्रयाग में 1105 परिवारों को मिला लाभ। टिहरी गढ़वाल में 1,714 परिवारों को मिला रोजगार। उधमनगर में 1,602 परिवारों ने हासिल किया रोजगार। बता दें कि ये जो रोजगार है देने में देहरादून अव्वल रहा है, दूसरे नंबर पर जिला उत्तरकाशी रहा है। रुद्रप्रयाग में 1105 परिवारों को इसका लाभ मिला है। टिहरी गढ़वाल में 1,714 परिवारों को रोजगार मिला। उधम सिंह नगर में 1,602 परिवारों ने हासिल किया है रोजगार। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी अस्पतालों का 1 माह में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दे। उसको लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक की जाएगी और आपदा प्रबंधन रणनीति व वर्किंग प्लान पर चर्चा की जाएगी और एक ठोस हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की आपदा आने पर अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहे। कल मुख्य सचिव महोदय ने बैठक ली थी आपदा प्रबंधन विभाग की। उसमें ये जानकारी चाहिए गई कि हॉस्पिटल जो हैं, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके यहाँ डिजास्टर आने पर क्या प्लान है इसके बारे में देख लिया जाए। तो इस क्रम में हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं सभी अस्पतालों को। उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या क्या प्रकार की आपदा आने की संभावना रहती है उनके क्षेत्र में। जैसे भूकंप एक बहुत ही सामान्य सी आपदा है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो भूकंप को अगर हम ले लें कि भूकंप आने पर उनकी किस तरह से योजना रहेगी, किस तरह से काम करेंगे, कैसे रिएक्शन रहेंगे, उसकी SOP बना लें सभी हॉस्पिटल, ताकि जब कभी कोई आपदा आती है तो उसको फिर उस तरह से हम डील कर सकें और किसी प्रकार से नुकसान को हम कम से कम कर सकें। जैसे जल भराव की संभावना कहाँ कहाँ है, जो निचले इलाके में कोई हॉस्पिटल हैं, अगर वहाँ बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरता है तो किस तरह से योजना होगी। इस तरह से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए क्या क्या संभावना है और क्या उनकी तैयारी है, क्या उनकी SOP होगी, उसके बारे में करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में हम लोग सभी को उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली श्री केदारनाथ धाम यात्रा इस वर्ष 2
मई 2025 से विधिवत रूप से आरंभ हो रही है। विश्व प्रसिद्ध ये यात्रा आस्था, श्रद्धा और प्रकृति की प्रतीक मानी जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन हेतु यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को सफल, सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सचिव युगल किशोर पंत ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यात्रा से पूर्व समस्त कार्य पूर्ण कर ले। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण, सड़क मरम्मत, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से घोड़ा खच्चरों के स्वास्थ्य, भोजन एवं विश्राम हेतु नियमित निरीक्षण एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी तीर्थयात्री यात्रा के दौरान असुविधा का अनुभव न करे। अगले महीने बाबा केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ हो रही है और जनपद स्तर पे विभिन्न विभाग जिनके दायित्व हैं वो बखूबी युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं ताकि सारी सुविधाएं जो हमें यात्रा से पहले तैयार करनी है वो तैयार हो जाएं। अभी धाम में बर्फ़ भी पड़ी हुई है, उसको हटाने का काम भी युद्ध स्तर पे जारी है और मुझे आशा है कि इस बार की यात्रा अन्य सालों की यात्रा से अच्छी होगी और जो भी यात्री आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे हमारे प्रदेश से। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में इस बार पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। आगे उन्होंने बताया कि मुनि की रेती से जब श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे तो गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालु जो बीच पड़ाव में थोड़ी देर रुकना चाहते हैं वे अपनी गाड़ी पार्किंग जोन में पार्क कर सके, जिससे जाम की स्थिति नहीं बनेगी। आपको बता दें कि आगामी 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध श्री चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जहां यात्रा से पहले ही अभी तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। जो पार्किंग के लिए और ऑलरेडी जो होल्डिंग एरियाज जो हैं उसको हमने उसको ठीक किया है। प्लस जो आपको जो श्रीधामों के पास में जैसे कि सोनप्रयाग है वहाँ पर एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटीज़ है उसको ठीक किया गया है। साथ साथ जो आप अगर यहाँ से अगर आप जाएंगे, अगर आप मुनि की रेती से अगर आप जाएंगे तपोवन, तो अगर जहाँ पे हमें होल्डिंग एरियाज करने हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जो पैचेस हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं जैसे ब्यासी, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो पार्किंग को हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। साथ यही आप ये देखिए कि यमुनोत्री मार्ग में भी इसी तरीके की सिचुएशंस हैं। तो सारा इसमें हमारी पूरी तैयारी भी हो गई है और उसको कंप्लीटली आप ये समझिए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग जो विभाग है और पुलिस डिपार्टमेंट PWD इसमें साथ समन्वय करके हम सारे इसको फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में जिला सभागार की बात करें कि विधानसभा घनसाली में पिछले वर्ष आई भीषण आपदा के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में सड़क, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, मोबाइल टावर, सिंचाई, हेलीपैड सेवा आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, PMGSBI व बेवकॉप्स की तमाम सड़कों, पुल, रास्तों की प्रगति की जानकारी लेते हुए बरसात से पहले सभी क्षतिग्रस्त पॉइंट को चेक करने के निर्देश दिए गए। मानसून सीजन से पहले हमने कुछ कार्य निर्धारित किए जो कि पूर्ण किए जाने हैं। इसमें PWD PMGSY सिंचाई के द्वारा कई हमारे जो कार्य हैं वो कर लिए गए हैं, जो पिछले आपदा में जो सड़कें टूटी थी या दीवारें टूटी थी, नहरें टूटी थी। और इसमें कुछ कार्य जो हैं हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि 15 जून तक सभी कार्य जो हैं निपटा लिए जाएं। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी प्रोटेक्शन वर्क किया जाना जरूरी है या फिर मलबा आदि का निस्तारण किया जाना है, तो उसके लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग को डायरेक्शन दिए गए कि तत्काल शासन से धनराशि की मांग कर लें और उन कार्यों को भी हम प्रारंभ करेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसके लिए आज BSNL के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी और राशन आदि भी समय पर सभी जगहों पर पहुंचे, इसके बारे में भी DSO को बता दिया गया। तो 3 दिन पहले मैं बूढ़ाकेदा, तीनगढ़, आपका पिंसवाड़, ये आपदा क्षेत्र प्रभावित का मैंने दौरा किया था। कुछ काम बहुत अच्छी गति पे चल रहे थे, कुछ कामों के लिए जनता का वहाँ पे जनता ने मुझे सुझाव दिए, तो मैंने तत्काल उसी समय अपने ज़िले के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से बात करी
और मैंने आज विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष बुलाए और उन लोगों से जो काम हमारे रह गए हैं आपदा से उन कामों के बारे में चर्चा की। आज बड़ी अच्छी बैठक रही। डीएम साहब ने सभी कामों के लिए मुझे बहुत अच्छे ढंग से आश्वस्त किया कि बारिश से पहले हम सभी काम को पूर्ण कर देंगे। चक्राता वन प्रभाग के कालसी आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष संख्या 18 में वन तस्करों ने खैर प्रजाति के 3 हरे वृक्षों का रातों रात चोरी छिपे अवैध पतन कर डाला। इसके बाद वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम के तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए अवैध प्रकाष्ठ को जब्त कर अपने अभिरक्षा में ले लिया गया। डीएफओ कालसी अभिमन्यु सिंह द्वारा इस प्रकरण में शामिल अभियुक्तों को तलाश करने तथा गश्ती टीम को नियमित गश्त जारी रखने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की सतर्कता के चलते वन माफिया के अवैध प्रकाष्ठ ले जाने के मंसूबे सफल नहीं हो सके हैं और जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से वन माफिया के मंसूबे सफल नहीं हो पाए, डीएफओ चक्राता वन प्रभाग कालसी द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की बात भी कही है। हमें जानकारी मिली थी कि जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है कालसी ब्लॉक का जो कंपार्टमेंट नंबर 18 है उसमें 3 जो है खैर के वृक्ष का पातन अवैध पातन की सूचना मिली थी। इसके क्रम में वन विभाग की टीम द्वारा जो इसमें इन्वॉल्व थे लोगों को उनको दबिश देने के लिए प्रयास किया गया, बट जो जिन्होंने द्वारा पातन किया गया था उनके द्वारा जो है प्रकाश को उठाया नहीं गया। इस बीच में संभवतः शायद उनको सूचना मिल गई होगी या भनक लग गई होगी, तो जिसके क्रम में फिर हमने इसको भारतीय वन अधिनियम के तहत जो विभागीय कार्रवाई है इसमें की गई है और जो प्रकाष्ठ है उसको पूर्णतः जब्त कर लिया गया है और अपने अभिरक्षा में ले लिया गया है। और इसमें हम जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है और आगे भी इस तरह की घटना ना हो इसके लिए सतर्कता से स्टाफ को डायरेक्शंस दिए गए हैं। नियमित रूप से जो है दिन में और रात में भी गश्त की जा रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटना आगे भी ना हो और स्टाफ भी पूरे अलर्टनेस के साथ इस तरह के कार्य को रोकने के प्रयास रहे। इसमें हम समय समय पे जो ऐसे विशिष्ट दिवस होते हैं जैसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, इसमें जो है स्टाफ का जो परफॉर्मेंस रहता है उसके बेसिस पे हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं और मोटिवेशन के तौर पे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और समय समय पे जो अच्छे कार्य कर रहे हैं स्टाफ उनको मतलब रिकग्नाइज किया जाना ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेटेड होकर अपने फील्ड में कार्य करें। और अभी वर्तमान जो हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ है यहाँ पे वो चुस्ती से कर रहा है। उनको जो भी रिसोर्सेज हैं चाहे गाड़ी हो वाहन हो ये सब उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो समय समय पे सही तरीके से गश्त कर सके और मौके स्थल पे जो है टाइमली पहुंच सके, रिस्पॉन्ड कर सके। अभी मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि कैमरा ट्रैप्स हो गए हमारे पास, जो है हमने नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा सोलर बेस्ड मंगाया है अभी और साथ में ड्रोन का भी प्रोक्योरमेंट किया गया है। तो ये जो डिवाइसेस हैं इसका जो है मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए तो यूज़ होता है, बट इसको अवैध घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर उन्हें दोबारा से सील कर दिया जाता है। एक सिलेंडर से 1 से 1.5 किलो तक गैस चोरी कर ली जाती है। इस गैस को दूसरे सिलेंडर में भरकर इस सिलेंडर को ब्लैक में बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। इस तरह 822 रुपए प्रति सिलेंडर देने के बावजूद उपभोक्ताओं को जिले में पूरी गैस नहीं मिल पा रही। 14.2 किलो गैस की बजाय 13 किलो तक गैस उपभोक्ताओं के सिलेंडरों में पहुंच रही है। सिलेंडर पर सील लगे होने के कारण ज्यादातर उपभोक्ता यही सोचते हैं कि गैस पूरी होगी, इसलिए कोई सिलेंडर का वजन भी नहीं करवाता। वही खाद्य पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि दुकानों में इस तरह से गैस सिलेंडर रखना, दूसरे सिलेंडर में गैस भरना गैर कानूनी है, बल्कि लापरवाही होने पर बड़े हादसे का भी कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि शहर में गैस की कालाबाजारी रोकने व हादसों पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान शुरू किया गया है, जो आगे भी चलता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति गैस रिफिलिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो बाजार में बिक रहे हैं वो सब अनऑथराइज हैं और उनको हम जब्त कर रहे हैं और रिफिलिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। रिफिलिंग केवल जो है गैस रिफिलिंग केवल बॉटलिंग प्लांट्स में होंगी और कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई गैस की रिफिलिंग नहीं कर सकता। तो इसी उद्देश्य से हमने चेकिंग अभियान चलाया है और चला रहे हैं, लगातार ये चलाया जाएगा और कोई भी गैस की रिफिलिंग करते पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग के कारण सड़क किनारे की दुकानों को खतरा पैदा हो गया। जंगल में आग की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा मसूरी वन प्रभाग, फायर सर्विस और पुलिस को दी गई, जिसके बाद सभी संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर स्थानीय लोगों के सहयोग से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है, वे किसी भी प्रकार के जान का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जंगल के आसपास कुछ लोगों द्वारा प्लांटिंग का काम किया जा रहा है और हो सकता है कि उनके द्वारा जंगल में आग लगाई गई होगी। मैं यहाँ एक छोटा सा कैफ़े चलाता हूँ अंग्रेज हाउस के नाम से। मैंने अभी सुबह ही देखा कि यहाँ पर कुछ चिंगारी उठ रही थी दुकान के बगल से, और मैंने इसकी सूचना वन विभाग, पुलिस अधिकारी और अपना कंट्रोल रूम को दे दी थी कि आप तुरंत आएँ, यहाँ पे आग जो है विकराल रूप ले रही है। जिसके उपरांत उन्होंने एकदम तुरंत अपनी गाड़ी को तुरंत आधे घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच गई थी तीनों टीम। और राजपुर थाने के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर आ गए थे, और अभी 2 गाड़ियाँ खाली हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितना है। मेरी दुकान पर आ गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बड़ी मदद करी, और हमारे लोकल जो पुलिस थाना है उन्होंने भी, और यहाँ मेरे जो गाँव के लोग हैं उन्होंने भी, हम सब ने मिलकर इस आग पर जो है काबू पाया अभी फ़िलहाल। और 2 गाड़ियाँ अभी आने को हैं, वो भी आ रही हैं, जिससे ये आग पर पूरी तरह से काबू पा सके। लेकिन हवा का इतना जोर है कि वो बेचारे भी क्या करें, अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं। तो मैं भगवान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरी दुकान बच गई, वरना मेरी दुकान आज ख़त्म थी। आज आग थी, बहुत तगड़ी आग थी, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी भी कई जगह लगे, और वो फायर फाइटर अभी और वन विभाग की टीम नीचे मौके पर पहुँच गई, क्योंकि वहाँ ट्रक नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। तो मैं तो बहुत घबरा गया था भाई साहब, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि मेरी यही दुकान है, मैं व्यापार करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो गई। लेकिन धन्यवाद हमारे लोकल जितने हमारे गांव के लोग हैं, उन्होंने मेरी मदद करी। वो आए तुरंत, सबसे पहले वही लोग आए, और हम सब ने मिलकर जो है आग पे काबू पाने की कोशिश करी वन विभाग की टीम के साथ। मैगी पॉइंट के आसपास शहनशाही आश्रम के पास में जो है वो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी जो टीम है मौके पे भी, और जो है फायर ब्रिगेड को भी जो है बुलाया गया। तो आग पे तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, बट वो आग किस तरह से लगी उसके कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे आग लगी है वो सिविल क्षेत्र है, और बाकी आग लगने के कारणों का जो है वो पता लगाया जा रहा है। और हमारे मसूरी वन प्रभाग में अभी तक 43 क्रू स्टेशन जो हैं वो हमने बनाए हैं फायर की रोकथाम के लिए, जिसमें हमारे फायर वॉचर्स और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और जो वायरलेस सिस्टम है वो सब जो है अपनी जगह पे है। अभी तक जो है 198 फायर वॉचर्स जो है पूरे प्रभाग में हमने जो है नियोजित किए हैं, जो है अभी आग पे नज़र बनाए रखे हैं। अभी तक कोई वन्यप्राणी घटना जो है इस प्रभाग में आरक्षित वन में जो है वो नहीं हुई है, और जो है लगातार फायर वॉचर्स द्वारा जो है जो आग पे निगरानी है वो रखी जा रही है। ग्रामीणों में भी जैसे हमारी वन पंचायतें हैं, और अभी जैसा एक शासन की तरफ से आदेश आया है कि ग्राम स्तरीय वनअग्नि समितियां जो है उसका भी गठन जो है वो किया जाना है, जिसमें प्रोत्साहन धनराशि भी जो है उनको दी जाएगी। तो उसी के क्रम में हम लोग अपने प्रभाग में जो ग्राम स्तरीय वनअग्नि समितियां हैं उनका गठन जो है वो कर रहे हैं। शीघ्र ही गठन जो है मैक्सिमम कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनको प्रोत्साहन धनराशि भी प्रदान की जाएगी। और जो ग्राम स्तरीय समितियां या जो वन पंचायत का जो कार्यक्षेत्र है उसमें अगर आग की घटना नहीं होती है तो उनको जो है पुरस्कार भी जो है वो फायर सीजन के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने दूसरी सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले 20 पार्टी नेताओं को दायित्व दिए गए थे। इसी पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा अभी तक 38 दायित्व बांटे जा चुके हैं, और जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वे बहुत ही अनुभवी हैं, और इससे विभागों में जो कार्य होते हैं उसमें भी आसानी होगी और कार्य तेज गति से हो पाएंगे। पहले मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है
उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो सूची जारी हुई है, 20 लोगों की पहले जारी हुई है, 18 लोगों की ये दोबारा जारी हुई है। ये सभी 38 लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, और इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते उन्हें धन्यवाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक वीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। वीकेटीसी के अधीन बद्री केदार समेत 47 मंदिर चारधाम यात्रा के सफल संचालन में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन से लेकर प्रसाद की व्यवस्था वीकेटीसी के अधीन ही संचालित होती है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नए अध्यक्ष की ताजपोशी नहीं कर पाई है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि बीकेटीसी के साथ साथ कई अन्य पद ऐसे हैं जो खाली चल रहे हैं, जिनको जल्द ही सरकार द्वारा भरा जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विचार कर रहे हैं और जल्द ही बीकेटीसी को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण दायित्व अभी शेष हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शेष है, वन विकास निगम में भी शेष है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम भी शेष हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देने को बची हैं, और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, सभी से परामर्श कर रहे हैं, और जल्दी ही उन जिम्मेदारियों पर भी विकास की दूरदर्शी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा काशीपुर के चहुमुखी विकास हेतु विगत 9 मार्च को काशीपुर आगमन पर की गई घोषणाओं को स्वीकृति देकर जो ऐतिहासिक सौगात दी गई है, उससे पूरे काशीपुर क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ गई है। काशीपुर वासियों के लिए यह क्षण बेहद ही गर्व और संतोष भरा है। मुख्यमंत्री द्वारा सौगात के रूप में काशीपुर के विकास को दिए गए आशीर्वाद पर महापौर दीपक बाली ने काशीपुर की जनता की ओर से मुख्यमंत्री श्री धामी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया है। महापौर दीपक बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा काशीपुर के विकास के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वे न केवल ऐतिहासिक हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में काशीपुर को उत्तराखंड के अग्रणी और स्मार्ट शहरों की सूची में ला खड़ा करेंगे। सारे पार्षद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबके चेहरों की जो खुशी आपको दिख रही है, सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। पूरा बोर्ड यहाँ मौजूद है। तो काशीपुर की सम्मानित जनता की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, और जो उनके नेतृत्व में जो काशीपुर अब विकास की तरफ बढ़ा है तेजी से, और जो कल उन्होंने शासकीय स्वीकृति मिली है, जिन घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 मार्च के दिन जब वो काशीपुर आए थे, काशीपुर आगमन पर जिन घोषणाओं को उन्होंने मंच के माध्यम से किया था, कल उन शासकीय स्वीकृति के साथ साथ काशीपुर में एक विकास की लहर आ गई है। सारे हमारे पार्षद, हमारी जो बहनें हैं पार्षद, वो भी, और मेरे भाई, सब लोग, सभी लोगों के चेहरों पे एक अलग सी खुशी है, एक मुस्कान है, क्योंकि देखिए हमारे पार्षदगण भी क्या चाहते हैं, अपने वार्डों का विकास। जनता से क्या चाहेंगे, काम करेंगे जनता के लिए तो सम्मान मिलेगा, और काम करने में उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, फंड की, ये सब चीजें, वो जिम्मेदारी इन लोगों ने मेरे ऊपर लगा रखी है। तो योजनाएं बनाकर इनकी सहमति के साथ शासन स्तर तक पहुंचाई जा रही हैं, और वहां से उनको स्वीकृत कराया जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है, जो कुछ 100 करोड़ की योजनाएं नहीं है जिनको शासकीय स्वीकृति मिली है, इनका मूल्य भी आप लोगों के लागत सबके सामने आएगी भविष्य में। और ये एक काशीपुर की नई विकास की गाथा लिखने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।